सुबह की धूप, खुली शाम का रूप, फाख्ताओं की तरह सोच में डूबे तालाब, अजनबी शहर के आकाश, धुंधलकों की किताब, पाठशाला में चहकते हुए मासूम गुलाब, घर के आंगन की महक, बहते पानी की खनक, 7 रंगों की धनक। तुमको देखा तो नहीं है लेकिन मेरी तन्हाई में ये रंग बिरंगे मंजर, जो भी तस्वीर बनाते हैं वो तुम जैसी है, वो तुम जैसी है। ये नज्म निदा फाजली साहब की है, जो मैंने कविता कोश से पढ़ी है। कविता कोश भारत की संस्कृति के लिए, भाषा की उन्नति के लिए, साहित्य के प्रसार के लिए। कविता कोश भारतीय भाषाओं के काव्य का सर्वप्रथम और सबसे विशाल ऑनलाइन विश्वकोश है। जुलाई 2006 में प्रारंभ हुई इस ऐतिहासिक परियोजना ने कई अन्य परियोजनाओं के लिए भी प्रेरणा का काम किया है। कविता कोश में 1,32,000 से ज्यादा पन्ने हैं और भाषाएं 50 से भी ज्यादा हैं। इसमें हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, संस्कृत, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, सिंधी, इस तरह की कई भाषाओं की कविताएं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। देसी कविताओं के साथ साथ विदेशी कविताओं का भारतीय भाषा में आपको अनुवाद भी यहीं मिल जाएगा। हमारे साथ हैं इस वक्त कविता कोश के संस्थापक ललित कुमार जी। ललित कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। ललित जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि हिंदी कविता को जो पोषित लालन पालन करने का जो काम कविता कोश ने किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कविता कोश की शुरुआत 2006 में मैंने की थी और ये एक हॉबी टाइप का प्रोजेक्ट था। इसको शुरू करके मैं यही चाहता था कि जो हिंदी कविता है, और जस्ट हिंदी कविता सिर्फ स्टैंडर्ड हिंदी तक ही सीमित नहीं, बल्कि जो आंचलिक भाषाएं हैं उनमें भी जो कविता है, उर्दू में जो कविता है, वो सब एक मंच पर उपलब्ध हो सके। उस समय ऐसा कोई भी मंच उपलब्ध था नहीं, तो एक एनसाइक्लोपीडिया हमने बनाने की कोशिश की। कविताओं का एनसाइक्लोपीडिया जी, और ये पहला प्रयास था इस तरह का और बहुत सफल रहा। और ये एक सामाजिक परियोजना है, सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान देते हैं और इसके पीछे कोई धन आधारित परियोजना नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो तब हम ऐसा कर पाए हैं। जो कुछ हम कर पाए हैं वो सब लोगों के मिले जुले सहयोग से और श्रम से कर पाए हैं। बहुत सारे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो घर से काम करते हैं, स्कूल से काम करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो अपना 1-2 घंटा रोजाना दे देती हैं कंप्यूटर पर काम करने के लिए। उस तरीके से कविता कोश परियोजना आगे बढ़ी है और आज यहाँ तक पहुँची है। आपने आंचलिक और क्षेत्रीय भाषाओं की बात की, तो इस तरह की कविताओं का भी संकलन किया गया है कविता कोश में? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी भाषाएं हैं हिंदी बेल्ट में जो बोली जाती हैं, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, ब्रज, नेपाली, गढ़वाली, हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी ऐसी भाषाओं का न केवल हमने मूल काव्य हमने संकलित किया है, बल्कि इन भाषाओं से जो ट्रांसलेटेड पोइट्री है, हिंदी में ट्रांसलेटेड, उसके लिए भी हमारे पास अलग से सेक्शन है। और साथ ही इसी से जुड़ा हुआ जो विदेशी भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, इन सारी भाषाओं से हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो भी कविता कोश पर उपलब्ध है। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने बताया कि कविता कोश को ज्यादातर हिंदी कविताओं से जोड़कर देखा जाता है जी, लेकिन आंचलिक भी भाषाओं का भी इसमें कविताएं हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, रीडर्स या विजिटर्स की कितने आर के किस आवर में ज्यादा सर्च होती हैं कविताएं कविता कोश में? किन आवर्स में? जी, आई थिंक ये पूरा दिन चलता है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिस से घर पहुंचने के बाद आराम से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कविता कोश किसी समय में थोड़ा, मैं ये कहूँगा कि मे बी रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच शायद थोड़ा
कम जाता है, बट बाकी समय ये पूरी तरह इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर उस तरीके से देखा जाए तो प्रतिदिन मेरे ख्याल से समझिए, प्रतिदिन का तो मेरे पास डेटा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन प्रति माह का है। तकरीबन 35 लाख रचनाएं पढ़ी जाती हैं प्रति माह। हाँ, और तकरीबन 7 से 8 लाख लोग कविता कोश को विजिट करते हैं। अच्छा, आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, तो चूंकि इस तरह का कोई एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया उपलब्ध नहीं था भारतीय काव्य का, तो जरूरत महसूस हुई और इसको हमने बनाया। रिसोर्सेज नहीं थे, 2-4 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए और ये एक काफिला था जो बस चलता ही रहा, आज भी चल रहा है। जखीरा बन गया कविताओं का। बिल्कुल, एक जखीरा बन गया और बहुत व्यवस्थित जखीरा है, जिसकी एक और बहुत सुंदर बात कविता कोश प्रोजेक्ट के बारे में यह है कि ये एक मूल्य आधारित परियोजना है। मतलब कि जो कहेंगे कि पॉजिटिव वैल्यूज जो होती हैं, वही वॉलंटियरिज्म को हम सपोर्ट करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे काम बैकग्राउंड में करते हैं जिनको हम प्रकाश में नहीं लाते हैं। साहित्यकारों को मदद देना या साहित्य से संबंधित कोई भी काम हो, या कई बार हम जैसे कभी हमको टाइपिंग कराना है तो हम ऐसे लोगों को काम देने की कोशिश करते हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत हो। टाइपिंग इत्यादि के काम आप एजेंसी को देकर भी करा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को दिया जाए जिनको खासी जरूरत है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो अपनी ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको वो काम दे देते हैं, वो काम कर देता है और हम उसको जो भी पे करते हैं वो कर देते हैं, तो दोनों का काम बन जाता है। एक तरह से रोजगार का सृजन भी कर देते हैं आप। हाँ, तो ये पूरी तरह से ह्यूमन वैल्यूज जो होनी चाहिए उनका पालन करता है प्रोजेक्ट। सोशल मीडिया क्या रोल निभा रहा है कविता कोश को आगे बढ़ाने में? सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो आजकल जीवन में हर पहलू में देखा जा सकता है। तो कविता कोश को भी तकरीबन 1.5 लाख लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर। सो काफी। इंस्टाग्राम पर कितने लोग फॉलो करते हैं? इंस्टाग्राम पर अभी हम उतना एक्टिव नहीं हुए हैं, पर जल्दी हम वहाँ पर भी नया प्लेटफॉर्म है, नया। हाँ जी, तो काफी अच्छा हमारा रीच है, यूट्यूब पर भी है। तो खासतौर पे यंग जनरेशन तक इस प्रोजेक्ट को और साहित्य को ले जाने में सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और आपकी आगे क्या योजना है इस मंच को और बेहतर बनाने की? एक योजना तो यह है कि इस मंच को, इस परियोजना को और ज्यादा उन्नत किया जाए, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। तो भारतीय काव्य इतना बड़ा महासागर है जिसको समेटते समेटते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं समेटा जा सकेगा। तो एक तो इस अंतहीन यात्रा पर चलते रहना है, और जैसे जैसे तकनीकी साधन उपलब्ध होते जाए, हमें कुछ संसाधन अगर लोग दे दें, हमारा वॉलंटियर्स का ग्रुप है, तो अगर हमें संसाधन मिल जाए तो हम उसी हिसाब से इस प्रोजेक्ट में नई नई सुविधाएं देंगे, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पाठक हैं, उनको और ज्यादा आसानी हो और ज्यादा अच्छे से वो इन रचनाओं का रसास्वादन कर सकेंगे। कोई कविता कोश मेला आगे हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा? देखिए, मिलने को मिल सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कविता कोश एक स्वयंसेवा आधारित परियोजना है। हमारे पास पैसा नहीं है। हमने देखा है कविता कोश पहला एनसाइक्लोपीडिया था, लेकिन हमने देखा है पिछले 1 दशक के दौरान साहित्य अब बिजनेस बन चुका है। हर गली मोहल्ले नगर में आपको साहित्य मेले दिखते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स दिखते हैं, और वेबसाइट्स इतनी सारी शुरू हो गई हैं। तो उन सब के पीछे पैसा काम करता है। हमारे पास एक ही चीज नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगर हमें पैसा उपलब्ध हो जाए कहीं से, तो हम जरूर ये ऐसा कुछ करना चाहेंगे। अच्छा, अगर किसी को अपनी कविता कोश तक पहुंचानी हो, हाँ, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? ये बहुत जरूरी सवाल है। उसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है। एक तो ये कि चूंकि हम वॉलंटरी बेस पर काम करते हैं, तो हमारे पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं कि हमारा जो उसके ऊपर निर्णय लेने का जो समय है वो थोड़ा धीमा रहता है। सो एक ही है, कविता कोश @gmail.com पर आप अपनी कम से कम 10 रचनाएं और अपना पूरा परिचय भेज दीजिए, तो हमारी टीम उसको देखती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको देखती है, और तब हम जज करते हैं कि हम इसको शामिल कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि कविता कोश की गुणवत्ता भी बनी रहे। पिछले 13 साल जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये गुणवत्ता के लिए भी जाना जाता है। आजकल कई साइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर तमाम किस्म का आपको काव्य मिलेगा, लेकिन गुणवत्ता के मामले में कविता कोश ध्यान रखने की कोशिश करता है। ये पेड है या नॉन पेड है? क्या? अगर आपको कविता भेजनी? बिल्कुल फ्री है, वॉलेंट्री काम है। इससे किसी को 1 पैसे की कमाई नहीं होती,
इसमें किसी से कुछ लिया नहीं जाता, किसी को कुछ दिया नहीं जाता। सिर्फ ये है कि अगर कोई सज्जन कविता कोश को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी ने हमको 100 रुपया डोनेट कर दिया, तो हम उस 100 रुपये से क्या करते हैं कि कोई एक किताब जो हमारे पास है वो हम टाइपिस्ट को दे देते हैं और वो 100 रुपया दे देते हैं कि भैया इसको टाइप कर दो। वो टाइप हो जाती है, हम उसको कविता कोश में शामिल कर लेते हैं। बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। ना हम पाठक से लेते हैं, ना हम रचनाकार से लेते हैं। पाठक के लिए पूरी तरह से फ्री है, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जिसको कि रिस्ट्रिक्ट किया गया हो कि आप रोजाना इतनी कविता पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल फ्री। जी, कुछ कवि हैं जिनकी कविताएं वो नहीं चाहते हैं कविता कोश में हो या उनका कुछ कॉपीराइट का इश्यू हो, तो उसको कैसे डील करते हैं? जस्ट हमें एक ईमेल कर दीजिए kavitakosh@gmail.com पर। तो हमारी बहुत सीधी पॉलिसी है कि आप हमें एक बार मेल कर देंगे, हम तुरंत आपकी जो रचनाएं हैं वो कविता कोश से क्षमा याचना सहित हटा लेंगे। और चूंकि हमारा कोई आर्थिक उसमें लाभ होता नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि जो साहित्य है वो बचा रहे, संरक्षित रहे, लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा चूंकि आर्थिक लाभ नहीं है तो हम किसी का सच कोई कॉपीराइट वायलेट करते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनकी रचनाएं नहीं होनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर रचना नहीं होनी चाहिए, तो हमें जब सूचना दे दें, हम उसको जरूर हटा दें। कविता कोश की तरह एक गद्य कोश आया है, इसके बारे में कुछ बताइए। गद्य कोश की डिमांड 2008 में शुरू हो गई थी। जैसे 2006 में कविता कोश बना तो लोगों ने कहना शुरू किया, आपने कविता कोश तो बना दिया लेकिन कहानी कोश कहाँ है? तो फिर हमने 2008 में गद्य कोश की शुरुआत की थी। उसका नाम कहानी कोश इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं गद्य की सारी विधाओं को उसमें शामिल करना चाहता था। तो गद्य कोश की शुरुआत हुई और 2008 से गद्य कोश थोड़ा सा धीमा चला है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि उसमें काम करना काफ़ी मुश्किल है। कविता की एक किताब को टाइप करना और एक नॉवेल को टाइप करने में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन जितना भी हमारे स्वयंसेवकों से संभव हो पाता है, हम गद्य कोश को भी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 20,000 पन्ने इस कोश में इकट्ठा हो चुके हैं और गद्य विधा में तमाम किस्म की चीज़ें, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, यात्रा संस्मरण हैं, चिट्ठियाँ हैं, पर्सनल संस्मरण हैं, आत्मकथाएं हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिलती हैं। लोग फ्री में पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको नहीं लगता किताबों का जो पढ़ने का चलन है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा? वो किताबें हैं, लोग पैसे देके खरीदते हैं जी, जब आप गद्य कोश में जाएंगे तो पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे। हाँ, तो इस तरह की कोई क्या चुनौती आपके सामने है? देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि हम ऐसी कोई रचना कविता कोश या गद्य कोश में नहीं रखते हैं जिसके ऊपर रचनाकार को या प्रकाशक को आपत्ति हो। और रचनाकार या प्रकाशक केवल तभी आपत्ति करते हैं जब उनको कोई आर्थिक नुकसान हो रहा हो, और जब कभी इस तरह की कोई आपत्ति होती है हम तुरंत उसको हटा देते हैं। तो हमारा किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम मेहनत करते हैं किसी रचना को टाइप करने या उसको कोश में जोड़ने में, और फिर जब हम उसको हटाते हैं तो हमको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम हटाते हैं क्योंकि हम किसी का राइट वायलेट नहीं करना चाहते, किसी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और जहाँ तक ये बात है कि गद्य कोश में जो रचनाएं हैं वो किताबों को असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बात अक्सर पूछी जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि स्क्रीन पर पढ़ने वाले और कागज़ पर पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो सब अलग अलग होते हैं। जो किताब को पढ़ेगा वो किताब को ही पढ़ेगा, जिसको स्क्रीन पर मज़ा आने लगा है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन किताबों के लोग किताब खरीद कर ही पढ़ेंगे। और यहाँ किताबों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि हिंदी की किताबें तो आप देखिए हर साल उसकी बिक्री बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इवन जो रचनाकार है, लेखक है, उनकी जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, नए नए लोग लिख रहे हैं और छप रहे हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, और एक और भी गद्य कोश और कविता कोश का एक लाभ और भी है कि मान लीजिए किसी का उपन्यास प्रकाशित होता है तो हम गद्य कोश में पूरा उपन्यास ना रख के उसका एक चैप्टर सैंपल के तौर पे रख सकते हैं, तो लोग उसको पढ़ें और फिर अगर उनको रुचिकर लगे तो किताब खरीदें। ऐसा भी होता है। कविता कोश में अगर किसी का कविता संग्रह है और मान लीजिए उसमें 50 रचनाएं हैं तो हम 5 रख लेंगे, 10 रख लेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। तो हम सपोर्ट देना चाहते हैं। हम जैसा मार्केट को, जैसा रीडर को, जैसा प्रकाशक को, जैसा लेखक को उचित लगे, हम उसके अनुसार ढल जाना चाहते हैं। हमारा बस यही एक उद्देश्य है।
भविष्य की क्या योजना है कविता कोश को आगे बढ़ाने की? भविष्य की योजनाएं, एक तो हम ऑडियो विजुअल मीडिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में देख ही रहे हैं हम कि इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम विश्व पुस्तक मेला में हमने धीरे धीरे पिछले 3 साल से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, ताकि हम ग्राउंड पर लोगों से जुड़ सकें, सिर्फ एक वेबसाइट होकर ना रह जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ चुनी हुई पुस्तकों को प्रकाशित भी कर सकें। कई बार लेखक चाहते हैं कि उनकी जो पुस्तक है वो कविता कोश से ही प्रकाशित हो जाए, कि कविता कोश जो है वो कोई प्रकाशन संस्थान नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कविता कोश के नाम से ही वो आए। तो ऐसी कुछ चुनिंदा पुस्तकों को हम प्रकाशित बन जाएंगे कविता कोश के अगर, चाहे जो भी उसका कारण रहा हो, लेकिन वो चाहते हैं ऐसा। हमारी एक बहुत एक बहु प्रतीक्षित एक पुस्तक अब आने वाली है, शायर हमारे। ये एक शायरों का इंसाइक्लोपीडिया है जो मशहूर शायर श्री राजेंद्र नाथ रहबर ने संपादित किया है, और इसमें 170 शायरों के जीवन की गाथा है और उनके चुनिंदा अशार हैं। तो ये पुस्तक ई-फॉर्म में, ई-बुक के फॉर्म में अमेज़न पर उपलब्ध हुई है। और तो इस तरह की योजनाएं हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र नाथ रहबर की लिखी नज्म तेरे खुशबू में बसे खत, तेरे खुशबू में बसे खत, प्यार में डूबे हुए जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे जो मुझको, जो पैगामे ज़बानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे, सालहा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठकर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत मैं आज गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। चलते चलते आप लोग श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहूँगा कि कविता कोश से जुड़े रहिए, गद्य कोश से जुड़े रहिए, और एक संदेश मेरा ये रहेगा कि हमारे समाज में वॉलंटियरिज्म की जो भावना है, स्वयं सेवा की जो भावना है, वो बनी रहे और ज़्यादा उन्नत हो। हम केवल अपने लिए ना जिएं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करें। हम लोग साहित्य की विधा में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जहाँ जहाँ जैसा जिसका मन करे, पर कुछ ना कुछ ज़रूर समाज के लिए करें, निस्वार्थ भाव से करें, स्वयं सेवा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ बात करने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक कविता जिसका शीर्षक है आरंभ का आरंभ, जिसे लिखा है लियानीद मार्तिनोव ने। उसका अनुवाद कुछ यूं है। कभी कभी लगता है मैं भूल गया हूं कविताएं लिखना, हृदय को लुभाने की इच्छाओं और शब्दों को बुनने की क्षमताओं में से कुछ भी नहीं बचा है शेष। हाँ, ऐसा होता रहा है कभी कभी, बहुत दर्द कर रहा होता है सर, घेर लेते हैं दुख तरह तरह के, पर तब बैठा नहीं गया था मुझसे, जब अर्ध अस्पष्ट शब्दों में चीजों की बेहतर व्यवस्था का दिखाई दे जाता था आरंभ। ये रहे पहाड़ मेरी पांडुलिपियों के, मैं स्वयं भी बता नहीं पाऊंगा उनकी सही सही तादाद, पर समय के साथ साथ मुझे याद आ जाती है कि इस पर लिखी पंक्तियां भी तो उपलब्धि रही है मेरे हाथों की। ये मैं हूं वो शख्स जिसने कुछ देखा है, अनुभव किया है, भले ही पूरी तरह नहीं, पर विश्वास करना कि इन चीजों के आरंभ का भी आरंभ छिपा है मेरे ही भीतर।